So hello students, welcome to my channel. My name is Shruti Avasti and today we will be discussing about chapter 5 of class 9th which is the fundamental unit of life. ये part 2 है. इससे पहले हम part 1 डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था. आज हम इसके आगे के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं. ओके, उस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है लाइफ की. दैट इज सेल होती है. सेल किसने डिस्कवर किया था, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो अब हम आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. सो आज के टॉपिक्स में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, सेल का कैसे होता है, जिसके हम आज 2 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे. दैट इज फर्स्ट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी जिसे बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके अंदर हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, उसके बारे में पढ़ेंगे. और सबसे एंड में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो if you are new in this channel then please hit the subscribe button so that you can never miss the new video. अब आगे बढ़ते हैं. अब इसका मैंने आपको ओवरव्यू थोड़ा सा पहले वाले वीडियो में दे दिया था, पर एक बार रिवाइज करने के लिए हम फिर से देख लेते हैं. सो सेल जो होता है, क्योंकि आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, राइट, इसी से ही रिलेटेड फर्स्ट 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना. तो इसीलिए इसको एक बार थोड़ा रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. सेल किससे बना हुआ होता है. सेल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो जो सेल होता है, सेल के अंदर ये 3 चीज़ें तो होती ही होती हैं. ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल कैसे वर्क करता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो ये सब होती हैं. जैसे फर्स्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर सेल वॉल होती है, एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं. सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारी होती हैं, वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, सो आज हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल. ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. सेल मेम्ब्रेन को भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो अलग अलग करती है, सेल के कंटेंट को अलग करती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग करती है. तो ये सबसे बाहर की लेयर होती है. ठीक है, एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं. जैसे देखो, इसमें दिख रहा है आपको सेल मेम्ब्रेन, दिख रही है आपको, कहाँ पर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या करती है, जो सेल के अंदर चीज़ें हैं उसको अलग रखती है, और जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर के इन्वायरमेंटल में जो चीज़ें होती हैं उसको अलग रखती है. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही देखती है कि किस चीज़ को हम अंदर आने दे सकते हैं और किस चीज़ को हम अंदर नहीं आने दे सकते. ठीक है, एंट्री और एग्जिट पर कौन गार्ड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखती है. ठीक है, कि ये मटेरियल सेल के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है ये कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है कि तुम अंदर जा सकते हो कि नहीं जा सकते, या कोई चीज़ अंदर से बाहर आ सकती है या नहीं आ सकती. ठीक है, तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अब देखो 3 नाम हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है. ठीक है, अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नाम क्यों है उसका, क्योंकि वो सिलेक्ट कर करके भेजता है चीज़ों को बाहर या फिर अंदर की तरफ, दोनों. ठीक है, तो वो सिलेक्ट करता है, इसीलिए उसका नाम हो गया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास क्या है, लाइसेंस है, वो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं. उन्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी को सेल मेम्ब्रेन से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अंदर आ जाऊँ, कि मैं बाहर चला जाऊँ. वो ऐसे कौन से सब्सटेंस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. सो ये आराम से बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं. किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, सो अब हम थोड़ा डिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं. सो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन वो रीजन होता है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं. ठीक है, सेल के बाहर, उसको हम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, मतलब हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया कि क्या होता है डिफ्यूजन, जब कोई भी सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हो बिना कोई भी परमिशन के, तो उसको हम डिफ्यूजन का प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, मतलब अगर जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई,
ठीक है। तो क्या होगा, और बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो क्या होगा, सेल जो होगा बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भेज देगा, ठीक है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ भेज देगा। सो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, ऑक्सीजन का भी सिमिलर है। अगर ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वो बाहर भेज देगा। अगर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर की तरफ भेज देगा सेल के, ठीक है। तो मतलब वो आपस में देख के चलते हैं कि कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गैसेस को एक्सचेंज करने का सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्योंकि जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारे डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। आपने ऑस्मोसिस भी पढ़ा है ना, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं, है ना। डिफ्यूजन का जो लॉ है वो वाटर भी मानता है, ठीक है, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब वाटर की मूवमेंट, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो परमेबल मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हो, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, पर इसमें क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। मतलब उसमें जैसे गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन थी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में, इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाटर के थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन से इधर उधर जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ जाते हैं, जहाँ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम मानते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन। क्या होगा अगर प्लांट या एनिमल सेल को हम सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन के अंदर, या तो शुगर वाले, चीनी वाले, या फिर नमक वाले पानी के अंदर डाल दें, ठीक है। तो 3 तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, एक तो बनेगा हाइपोटोनिक, दूसरा बनेगा आइसोटोनिक और तीसरा बनेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं। अब हम इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस को पढ़ लेते हैं कि इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके। सो अब हम अपने फर्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है कि जब हमारी जो कंसंट्रेशन है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, बाहर लो है सेल के अकॉर्डिंग, तो सेल क्या करेगा, अब अंदर से बाहर की तरफ वाटर को भेजेगा, ठीक है, इक्वल करने के लिए। तो और किस प्रोसेस के थ्रू भेजेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो मतलब बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी और सेल में अंदर ज़्यादा होगी, तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, जो सेल होगा वो वाटर लूज करेगा और सेल के बाहर से वाटर भेजेगा, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन की तरफ, बाहर की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ वो भेजेगा H2O को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो सेल था उसने वाटर को लूज करा ऑस्मोसिस के थ्रू और उसने लोअर कंसंट्रेशन में वाटर को भेजा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो मीडियम होता है बिल्कुल सेम होता है, मतलब बिल्कुल वाटर की कंसंट्रेशन बाहर भी सेम होती है और सेल के अंदर भी सेम होती है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन में के थ्रू कोई भी मूवमेंट नहीं होता वाटर का, क्योंकि जब बाहर भी सेम है अंदर भी सेम है तो हमें कोई भी मूवमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तुम फर्स्ट सेकंड वाले डायग्राम में देख भी पा रहे होगे कि जो रेड ब्लड सेल्स है कितने आराम से है ना, क्योंकि अब बाहर भी सेम कंसंट्रेशन है और अंदर भी सेम कंसंट्रेशन है वाटर की। ना अंदर चाहिए पानी ना बाहर चाहिए पानी, सबको पानी जो है बराबर दिया गया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें दोनों वाटर की कंसंट्रेशन बराबर रहती है, इनसाइड द सेल ऑल्सो एंड आउटसाइड द सेल ऑल्सो,
ओके। फिर लास्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब जो सेल की सराउंडिंग है उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द सेल में कम है और बाहर ज़्यादा है, तो क्या होगा, अब ऑस्मोसिस या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, वाटर जो होगा वो अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, क्योंकि बराबर बराबर करना है उसे। तो जब सेल के अंदर आएगा, जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो स्वेल हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल हो जाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक हो जाते हैं, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, जैसे वो हैं। ओके, अगर कोई पूछता है कि सेल की शेप कैसी हो जाती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम रहती है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल अप हो जाता है सेल। इतनी बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और वो किन दो मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, प्रोटीन्स और लिपिड से बनी हुई होती है। आपने अमीबा के बारे में तो पढ़ा ही है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसके भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी शेप का हो जाता है। अब जब उसे कहीं पे फूड मिलता है तो वो फूड को लेने के लिए अपनी शेप बदलता है ना, कि ताकि वो अपनी फूड को क्या कर सके, अपने अंदर ले सके। जो भी एक्सटर्नल कुछ इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ होती है उसको अपने अंदर लेने के लिए अपनी शेप चेंज करता है। तो मतलब जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो इसी एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही जो अमीबा होता है वो अपना फूड ले पाता है। ठीक है, अब इसमें 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा जो है किस प्रोसेस के थ्रू फूड जो है इनगल्फ करता है अपने अंदर, तो क्या आंसर होगा इसका, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, तो अपने अंदर ले लेता है उससे। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू लेता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, अब इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सेल्यूलोज सेल वॉल। तो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी आउटर लेयर ही होती है एक तरह से सेल की। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज प्लांट सेल। मतलब ये जो सेल वॉल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। तो जो प्लांट सेल होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। ठीक है, और उसकी एक आउटर कवरिंग होती है, इससे भी बाहर एक कवरिंग होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक दीवार होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। अब सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब जो प्लांट होता है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से। अभी हमने डायग्राम में देखा था, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सेल्यूलोज सेल वॉल। सेल्यूलोज सेल वॉल मतलब जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक तरह का शुगर का ही फॉर्म होता है। ठीक है, शुगर का ही एक तरह से कंपाउंड होता है। ओके, मतलब ग्लूकोज का एक तरह से कंपाउंड होता है। जो सेल्यूलोज है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, और ये स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कि वो कैसा दिखेगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ मतलब ताकत प्रोवाइड करता है प्लांट को। अब जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, अब जो लिविंग प्लांट होते हैं, जब उनके सेल जो हैं वाटर को लूज या गेन करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, तो उसके जो सेल होते हैं वो श्रिंक होते हैं या कॉन्ट्रैक्शन होती है उनके अंदर, है ना। तो वो क्या होते हैं, सेल वॉल से दूर हो जाते हैं। अब कोई चीज़ अगर पिचकने लग जाए तो वो वॉल से दूर होने लग जाएगी ना। तो जो सेल्स होते हैं प्लांट के, अगर वो फूले फूले हैं तो वो बिल्कुल सेल वॉल में चिपके हुए हैं। अब जैसे ही उसमें कुछ वाटर का लॉस हुआ, वाटर बाहर गया, तो जो सेल होगा वो श्रिंक होने लग जाता है। अब ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि सेल जब श्रिंक होने लग जाता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ना। तो जब सेल श्रिंक होने लग गया और वो सेल वॉल से दूर होने लगता है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे, एंड सबसे लास्ट पार्ट में हम सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे। ओके,
So students, thanks for watching, and if you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe and hit that bell icon so that you never miss the new video.